मार्केट बुल चंद्रा। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट की। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा से आया हूँ। इसके पीछे कारण भी रहा कि मार्केट अब तक अच्छी थी, बाउंस चल रहा था, रैली चल रही थी, बट मार्केट में गिरावट चालू हुई और पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूसली गिरावट जारी है। लेकिन क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा या और गिरेगा, अब ये देखना पड़ेगा ना। तो अभी कई सारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे, कुछ बढ़िया ट्रेडर्स हैं, तो उन्होंने टारगेट दिया है कि मार्केट यहाँ से 20,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको बताता है कि मार्केट यहाँ से 20,000 से चला जाएगा, 18,000 चला जाएगा या 15,000 चला जाएगा, बहुत 2008 का क्रैश आने वाला है, कुछ ऐसा अगर आपको कोई भी सजेस्ट करता है तो ठीक है, ये उनकी अपनी राय है। और यहाँ पे कोई भी एडवाइस आपको ट्रेड के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जहाँ पे आपको एजुकेट किया जाएगा। और कोई भी अगर ट्रेड आप लेते हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लें, उसके बाद ही कोई ट्रेड आगे लिए। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट में गिरावट आ क्यों रही है और क्या ये गिरावट कंटिन्यूसली जारी रहेगी या यहाँ पे इसके बाद कुछ बढ़त आएगी। चलिए पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी आपका चल रहा है 23,216 और आपका जो निफ्टी आज बंद हुआ है 23,085 पे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं डाउजोन में क्या, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी रिकवरी डाउजोन्स में है। चलिए अब उसके बाद बात करते हैं नैस्डैक की। नैस्डैक में फिर आज ब्लड बाथ हुआ है। यूरोपियन मार्केट में थोड़ा बहुत है, फिर एशियन मार्केट में तो है ताइवान, हैंगसेंग स्ट्रीट, सेट कंपोजिट, मतलब संघाई भी ठीक ठाक गिरी हैं। फिर बात करते हैं कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ा है, गोल्ड घटा है, जबकि गोल्ड में यहाँ से कल शायद नहीं 78,000 पे ना गोल्ड, हाँ तो मे भी यहाँ से थोड़ी सी गिरावट होना बनता था। क्रूड ऑयल आज बहुत भागा है 6851। कॉपर भी भागा, नेचुरल गैस 343। चलिए फिर बात करते हैं, थोड़ा करेंसी देख लें, करेंसी में क्या चल रहा है। हाँ तो भाई सबसे बड़ा कारण जो है वो है ये आप देख पा रहे हैं आज जो डॉलर भागा है और इंडियन रुपीस जो कमज़ोर हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है इस टाइम। फिर जो यूएस बॉन्ड यील्ड है वो भी पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड हाई पे पहुंचे हुए हैं। अगर यूएस के बॉन्ड यील्ड्स देख लूँ तो आई थिंक 8.5% के आसपास है। यूएस बॉन्ड यील्ड, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट 4.8 है। चलिए ये तो हमने देख लिया कहाँ पे क्या जारी है। एक बार जरा चार्ट देखते हैं, इनका चार्ट क्या कहता है। आइए चलिए चार्ट देखते हैं, क्योंकि जो अब तक सपोर्ट बना हुआ था 23,300 का बना था, बट जिस तरीके से टूटा है ना मार्केट, नो डाउट एक चिंता का विषय तो बना है। लेकिन अगर आप लोग कुछ भी बाई करके बैठे हैं ना, अगर आपने निफ्टी का कॉल बाई किया है या कुछ भी, और आप इस टाइम डरे हुए हैं कि भाई आगे क्या होगा, तो जहाँ तक
मेरा मानना है ना, सपोर्ट तो इसका 23,300 पे ही था, जो शॉर्ट टर्म में इसका सपोर्ट था। अब है 23,000। अगर मैं बात करूं, 22,816 पे है, और राउंड फिगर में बात कर लूँ तो 23,000 पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है इसका। ठीक है, ये जो है ये 22,816 के आसपास है ये। अगर मैं इसे थोड़ा सा और ब्रॉड ले जाऊं तो अभी 22,085 पे है, तो ये सपोर्ट पे ही नो डाउट। फिर ये एक सपोर्ट यहाँ पे है इसका, ये 22,768, और ये टूटता है तो फिर दिक्कत है। ये टूटता है तो मतलब हार्डली मैं अगर बात करूँ ना, यहाँ से 600 पॉइंट, अगर बहुत ड्रास्टिकली कुछ चेंज हुआ तो यहाँ से 600 पॉइंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं यहाँ से अभी 3,000 पॉइंट नीचे जाएगा तो 4,000 पॉइंट जाएगा, भाई मतलब ही नहीं बनता। मैं बता दूं क्यों नहीं बनता। और मैं बात करता हूँ कि अगर कोई कहता है ना यहाँ से कि मार्केट 22,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, मतलब ही नहीं बनता। सेकंड, मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से हमारा जो कंजम्पशन है ना वो घट रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली इस बार टैक्स में रिबेट देना चालू करेगी कि भाई आप खर्चे बढ़ाओ अपने। टैक्स में अगर रिबेट हुई, कंजम्पशन बढ़ा, तो दोबारा अगेन जितने ये एफआईआई भागे हैं ना, ये दोबारा आएंगे। इंडियन मार्केट इस टाइम पे हब है, हब इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कोई कहे ना कि स्वर्ग कहाँ है, तो वो इंडियन मार्केट है इन्वेस्टर्स के लिए। जितना पैसा ये बना के देगी अगले 5 से 10 सालों में, उतना पैसा कोई भी मार्केट बना के नहीं दे सकती। डॉलर मार्केट गिरने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि वहाँ पे ब्याज दरें अब कम रेट से घटाई जाएंगी यूएस में, जिसके कारण जो भी इन्वेस्टर है उन्हें आई थिंक 8 साढ़े 8% कुछ ऐसा इंटरेस्ट मिल रहा है इस टाइम पे यूएस मार्केट में। तो सिर्फ एक वो रीजन है। यहाँ से भागने का क्या रीजन है कि बजट बजट में क्या होना है क्या नहीं, किसी को आइडिया नहीं है कि भाई बजट में कहाँ कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, कौन सेक्टर छाल मारेगा, उनके Q3 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भाई क्वार्टर कैसे आने, क्वार्टर रिजल्ट क्या होना है क्या नहीं, तो ये एक अलग बात है। अब मेन जो है कि भाई मार्केट कैसी भागेगी, तो बेफिक्र रहो। हार्डली ये आपको बजट से पहले जो डाउन साइड दिखा है ना, जितना ये डाउन हुआ है, बजट आते आते ये उतना आपको दिख जाएगा। इस महीने में जो गिरावट हुई है ना, मोस्ट प्रोबेबली मैं कहता हूँ बजट के आफ्टर अ वीक आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। नेचुरल गैस की बात करूँ तो भाई नेचुरल गैस ने आज ठीक ठाक दिया है रिटर्न, 367, 339, वैसे बहुत अच्छा दिया है रिटर्न। क्योंकि लास्ट जब मैंने नेचुरल गैस देखा था तो उस टाइम पे ये 307 वाट के आसपास था, और उस टाइम पे मैंने सजेस्ट भी किया था भाई ये आपको 350 400 जाएगा। फैब
फ़ेब तक ये 400 पार कर जाएगा। रीज़न कि भाई जिस तरीके से यूरोप में सर्दियाँ पड़ती है तो गैस की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ेगी तो आपको भी पता है कि भाई बढ़ना ही है। ये उस टाइम पे शायद 7 या 8 रुपए का था। अगर मैं 3-4 दिन पहले की बात करूँ ना तो ये 7-8 रुपए पे ही था। आज हाई 35 का लगा के आया है भाई। 5 गुना हार्डली 5-10 दिन में 5 गुना पैसा बन रहा है इसमें। तो मेनली यही है कि भाई आराम से टेंशन फ्री होके बैठो। कहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है कि बहुत बड़ी कुछ क्रैश आना है कुछ। टेंशन फ्री रहो और जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को पकड़ लेना कि भाई बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं, मार्केट कहाँ पे। और अगर आप सीखना चाहते हो ना किस तरह चार्ट्स देखना है, कैसे आपको थोड़ा ये टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, तो फंडामेंटली कैसे जानने हैं, किसी भी सेक्टर को कैसे कंपेयर करना है, किसी स्टॉक को सेक्टर वाइज कैसे कंपेयर करना है कि इस सेक्टर का ये स्टॉक बेटर है। जैसे बैंकिंग में अगर मैं कंपेयर करूं HDFC को और ICICI को, तो मैं HDFC को पहले प्रेफर करूंगा। और फिर यही है IOC में। फिर उसके बाद मतलब आप जिस कंपनी को मतलब जिस कंपनी का स्टॉक आप बाई करने वाले हैं ना उसे पहले आप पढ़ लो, फंडामेंटल्स देखो। फंडामेंटल्स में मेनली क्या देखना होता है, कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या गवर्नमेंट उस बिजनेस को सपोर्ट कर रही है क्या। फिर अगर कंपनी के बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो उसमें वो लोग मार्जिन क्या पा रहे हैं, मार्जिन क्या पा रहे हैं। फिर उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्या वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बना पा रहे हैं या नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बना पा रहे हैं या नहीं, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट अपनी खरीदी है, बेची है, कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आप देखो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ इसमें देखना कैसे है। चलिए हम यहाँ पे कोई सा भी एक शेयर ले लेते हैं। इनमें से देखें। चलिए टाटा स्टील देखते हैं। ठीक है, वैसे बहुत कुछ डिटेल्स नहीं होगी, डिटेल्स आपको स्क्रीनर्स पे मिल जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए ठीक है टाटा स्टील। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनके क्वार्टर रिजल्ट्स। तो आई डोंट थिंक कि इस पे रहेंगे इनके, बाकी अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पी इसका APS 2.34 है, मार्केट कैपिटल है 1,53,485 करोड़ का है, सेक्टर P 27 का है और इसका P भाई 52 का है, यानी कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव, थोड़ा के डबल है, लेकिन अपनी बुक वैल्यू से सस्ते पे मिल रहा है। बुक वैल्यूज की नहीं सॉरी बुक वैल्यूज 72 की है और स्टॉक का जो प्राइस है अभी 122 रुपये का है। इसने डिविडेंड दिया है अपना 2 रुपये का। इसका जो 220 डेज एवरेज वॉल्यूम है इसका कोई मतलब नहीं होता। फेस वैल्यू एक बेटा हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। नाउ अच्छा इसके वीकनेस देखते हैं क्या दिखा रहा है। वीकनेस में भाई क्या क्या है, वीकनेस में 15 है, बाइंग की जो कॉल है वो 37 से आउट परफॉर्मर है। चलिए इसमें तो कुछ नहीं है, अगली बार हम एक सेशन रखेंगे उसमें मैं प्रॉपरली ऐसे ही डालूंगा जिसमें आप हर एक स्टॉक को डिटेल वाइज समझ सके। अब नॉर्मली अगर मैं देखूं यहाँ पे 2021 में इसका जो रेवेन्यू रहा 1,56,000 करोड़ का रहा। फिर 22 में 2 लाख
43, फिर 2,43,, फिर है 2,29,000, यानी कि 24 में इनका रिवेन्यू घटा है। नेट प्रॉफिट की बात करो तो 22 में तो बड़ा है, 24 में इनका रिवेन्यू का नेट प्रॉफिट माइनस में आ गया है। भाई प्रॉफिट से माइनस में आए हैं। ईपीएस घटा है इनका, अर्निंग पर शेयर घटा है। 24 में तो इनका रिजल्ट ज़्यादा ही डाउन हो गया। आरओई आई डोंट थिंक यार ये आरओई घटा। डेब्ट टू इक्विटी थोड़ा सा बढ़ा है। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है भाई जितना इन पे डेब्ट है उसके अगेंस्ट में इक्विटी इनके पास कितनी पड़ी, ये अपने पास से पैसा चुका सकते हैं, यानी ये वो चीज़ बताती है डेब्ट टू इक्विटी। और डेब्ट टू रिजर्व भी यही चीज़ बताती है कि मेरे पास जितना लोन है उसके अगेंस्ट मेरे पास कैश रिजर्व कितना पड़ा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है जब भी हम किसी भी स्टॉक का फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती है कि भाई ये काम कंपनी कैसे कर रही है। अब इसकी एक्चुअल अर्निंग जो है 24 तक ये बहुत डाउन हुई है, और एस्टिमेट भी इनका ये था। अब देखते हैं कि यार क्योंकि इस तरीके से अर्निंग का तो अभी तक मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि स्टील सेक्टर में ये तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहा है मेरा। लेकिन जिस तरीके से जा रहा है, अगर मैं इससे यहाँ तो टेक्निकल है, न्यूज़ देखते हैं इनके कुछ न्यूज़ है, ये तो नॉर्मल ही है। और चैन मंडे में रेस्टोरेंट। और भाई ये जो HMPV है ना, पता नहीं क्या है कि ये मार्केट को एक रीजन चाहिए था और मार्केट को रीजन मिला है। देखो 6 जन की न्यूज़ है। सेंसेक्स over 15% point from the day high. Nifty falls 1.3% as Q3 earning loom. All sector in red. VIX jump 10%. तो भाई अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों के पास पैसा है तो थोड़ा सा कंट्रोल करो। हार्डली इस वीक के आसपास कंट्रोल कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उतावले मत होना कि भाई मार्केट गिर गई है तो अब यहाँ से बाइंग करनी है। भाई मार्केट हमेशा बाइंग का और सेलिंग का ऑप्शन देती है, ठीक है। बस ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप आज नहीं तो कल फिर प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन आपकी जेब से अगर पैसा चला गया तो फिर आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ये चीज़ मार्केट में अगर आप हो तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अब चलिए सीजन वाइज इनका कुछ देखते हैं। भाई ये सीजन वाइज क्या रहा है। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो पिछले 10 सालों का अगर मैं देखता हूँ, 14 से अब तक का, सिर्फ 14 में था कि ये 15% डाउन हुआ है। उसके बाद से 2%, 3% जैन का, 18% पॉजिटिव, 1% पॉजिटिव, -8, 7, 6, 2 नेगेटिव रहे इतने टाइम तक। फिर 6% पॉजिटिव, फिर 2% नेगेटिव, फिर 25 में 10% नेगेटिव हुआ है ये। अच्छा, फैब की बात कर लूँ अगर, तो फैब में 0.5% पॉजिटिव रहा है, 0.36% पॉजिटिव रहा है, 22 में 12% पॉजिटिव था, फिर 18% पॉजिटिव था। अच्छा, 22 का एक चीज़ और था, 22 में अर्निंग भी ज़्यादा थी ना। अच्छा, मार्च में ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। मार्च मंथ इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। तो ये भी एक अच्छा है। सीजनैलिटी के हिसाब से भी अगर देखें तो एक एनालिसिस मिल जाती कि भाई इतना तो रहेगा कि आपको अगर
आज 10% है, यानी कि 3 महीने में 10% तो ये रिकवर करेगा। ठीक है, और मार्च तक मैं कहूँ तो 10% तो आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्क है कि इनकी जिस तरीके मैंने अब तक देखी है ना भाई, 25%, 35% इन अ मंथ, भाई गजब। ये तो अक्टूबर में 2008 तो खैर था ही, वो हटा दो। 50% क्रैश हुआ है, 18%, 20%। 19 में तो कोरोना नहीं था भाई, 20 में आया है। अभी तो यार थोड़ा सा हाँ रिसर्च देखनी पड़ेगी क्या है। 147 टारगेट 161 का दिया है, ये 8 नवंबर को एक्यूमुलेट किया गया है। मोतीलाल ओसवाल ने इसका जो रिकॉर्ड प्राइस है वो 150 है, टारगेट 160 का है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 200, माइंड ब्लोइंग। 2 अगस्त 25 जन 2024 में 133 का था रिकॉर्ड डेट। और भाई अगर यहाँ पे देखें हम, भाई 147 का रिकॉर्ड डेट था 8 नवंबर को, 161 का टारगेट, 33%। देखो इसमें यार चलो डीलर देखते हैं क्या क्या है, डील्स की ब्लॉक डील्स जो हुई हैं। 135 के प्राइस पे खरीदा गया है और ये खरीदा है 25। अच्छा तो बहुत 1 साल पुराना है यार। बल्क डील में कुछ हुआ है क्या? नहीं, इधर कुछ भी नहीं है। इनसाइडर में आते हैं इसके। इनसाइडर में 18 अगस्त का है, विजय कुमार शर्मा, प्राइस 115, क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी खरीदी गई हैं। तो 115 तो अच्छा खासा प्रॉफिट ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं फिर तो। 10,104 इमीडिएट रिलेटिव संजीव के कपूर, फरीदा कंबाता 8,000। अच्छा ये इसके उससे पहले था ना, स्प्लिट होने से पहले 1026 पे इन्होंने 8,000 शेयर्स, डायरेक्टर हैं, फिर इन्होंने 2,000 और खरीदे हैं। तो ये सारा 25 में, ये तो बहुत पुरानी डिटेल्स हैं, अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब बात करते हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटर्स हैं, प्लेस किए थे इन्होंने शेयर अपने 1 दिसंबर। अच्छा 1 दिसंबर के बाद से इन्होंने कोई प्लेस नहीं किया है। फिर बाई पे ये तो हटा दो। कॉर्पोरेट एक्शन देखें क्या है चल रहा है इनका, अनाउंसमेंट क्या किया है इन्होंने। Adjudication order issued by the collector of the stamp enforcement, मुंबई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये हटा दो। 10 जैन, यार ये तो पढ़ने लायक है, देखें क्या कहते हैं। चलिए बंद कर दिया ऐसे? नहीं, डाउन किया है, शट डाउन कर दिया, डाउन।